जय हिंद साथियों। सर्च बोर्ड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ सुबह 9:15 बजे हमारा वीडियो आपको मिल जाता है यूट्यूब पर, और साथ में ही उसकी एक पीडीएफ, प्यारी सी एक पीडीएफ मिलती है आपको। तो आप लोगों को यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो मैं चीज़ें आपको समझाऊँ वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो, और ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जैसा कि आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष क्या है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से मैं एक बार आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। तो साथियों, कक्षा में बने रहिए, कक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज की ये कक्षा सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान में लगते हैं। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किन के मध्य होता है और ये संघर्ष एक्चुअल में होता क्यों है, इनके बारे में जानने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष से पहले आपको समझना पड़ेगा देबारी समझौता। देबारी समझौता, यह देबारी समझौता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। देबारी समझौते के अंतर्गत और जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ने से पहले हमें देबारी समझौता समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर देबारी समझौता समझेंगे तो उसके बाद में के आगे का जो स्टेप है वो उत्तराधिकारी संघर्ष जयपुर को लेकर बनेगा। देखिए, देबारी समझौता होता है मारवाड़ का उस समय में शासक अजीत सिंह, और मेवाड़ का शासक उस समय था हमारे अमर सिंह सेकंड, और जयपुर का वहाँ पे आमेर में बैठा सवाई जय सिंह, आपको पता है सवाई जय सिंह। इन तीनों के मध्य देबारी समझौता होता है। और साथियों याद रखना, आप इसी देबारी समझौते के अंतर्गत सवाई जय सिंह आमेर के शासक बनते हैं, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह बनते हैं। और इसी देबारी समझौते के अंतर्गत ये कहा गया था कि सवाई जय सिंह और अमर सिंह सेकंड, इनके मध्य एक समझौता हुआ था कि अमर सिंह अपनी पुत्री का विवाह करेगा सवाई जय सिंह के साथ, और जिस पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अगला आमेर का शासक होना चाहिए। ये देबारी समझौते के अंतर्गत कहा गया। और साथियों, ये समझौता, ये जो पत्र था, ये एक सरकारी नोटिस था, ऐसा मान लो सरकारी पत्र था जिस पे जय सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और ये जो अमर सिंह है ना, इसकी पुत्री का नाम मिलता है हमें चंद्र कुमारी नामक अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं सवाई जय सिंह के साथ। तो सवाई जय सिंह और चंद्र कुमारी, इनका जो पुत्र होता है वो आगे जाके माधो सिंह के नाम से जानते हैं हम। तो इस समझौते के अंतर्गत ये कहा गया था कि चंद्र कुमारी से जो पुत्र प्राप्त होगा वो आगे जाके आमेर का शासक बनेगा। तो सवाई जय सिंह ने बोला ठीक है भाई साहब, कर लेंगे, आपकी शर्त हमें मंजूर है। जो भी चंद्र कुमारी से पुत्र प्राप्त होगा वो उसको हम आमेर का शासक बना देंगे। ये इसी समझौते के अंतर्गत तय हुआ था। अब यहाँ से हमारा जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। समझौते के अंतर्गत चंद्र कुमारी का विवाह आमेर के शासक सवाई जय सिंह से कर दिया जाता है, और उधर इसी समझौते के अंतर्गत अजीत सिंह क्या करते हैं, ये भी अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं सवाई जय सिंह के साथ, और इनकी पुत्री का नाम मिलता है सूरज कुंवरी। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये तो चांद है, ये सूरज है, ये चांद और ये सूरज। सूरज किसकी पुत्री? अजीत सिंह की। चांद किसकी पुत्री? अमर सिंह की। दोनों का विवाह किसके साथ होता है? सवाई जय सिंह के साथ। चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? माधो सिंह। और सूरज कुमारी से पुत्र जो प्राप्त हुआ था उसका नाम मिलता है हमें ईश्वर सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। और ये जो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष है ये माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य होता है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। तो प्यारे साथियों, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष है वो माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य होता है। शर्त के अनुसार माधो सिंह बनने चाहिए आमेर के अगले शासक। और देखिए, ईश्वर सिंह बड़े थे, माधो सिंह छोटे थे। आयु के हिसाब से ईश्वर सिंह आमेर के अगले शासक बनने चाहिए, लेकिन देबारी समझौते के अंतर्गत माधो सिंह जो है वो आमेर के अगले शासक होने चाहिए। अब सवाई जय सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है, इनके इन दोनों पुत्रों के मध्य जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। तो अब समझिए आप जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष क्या है एक्चुअल में। अब साथियों, जैसे ही सवाई जय सिंह की मृत्यु होती है, उनके दोनों पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। और शर्त के अनुसार तो माधो सिंह है वो जयपुर के अगले उत्तराधिकारी बनने चाहिए, वो अगले शासक बनने चाहिए, लेकिन होता कुछ उल्टा है, ईश्वर सिंह शासक बन जाते हैं जयपुर के। ऐसी परिस्थिति में माधो सिंह जो है वो मराठा की शरण में जाते हैं, मराठा की सहायता मांगते हैं। और मराठाओं को तो एक ही मतलब था कि हमें तो धन चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है कौन किसका दुश्मन है, मुझे कोई पैसे दो, मैं उसकी सेवा करूंगा, उसकी सहायता करूंगा। मराठा लोग तो सिर्फ एक ही बात जानते थे, उसके अलावा मराठाओं को कोई मतलब नहीं था। राजस्थान की राजनीति में इंटरफेस करने का मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि राजस्थान में वो प्रवेश करके यहाँ से ज़्यादा मात्रा में धन लूट के वो अपने पास ले जाते थे। माधो सिंह सहायता मांगते हैं मल्हावराव होलकर से,
और उधर ईश्वर सिंह सहायता मांगते हैं राणोजी सिंधिया से। ये दोनों ही मराठा थे, इन दोनों की शरण में जाते हैं और इन दोनों ने ये वचन दिया था कि हाँ आप युद्ध करो, हम आपको पूरा पूरा सहायता देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथियों आपको पता है कि इस समय में ईश्वर सिंह जो है वो अमेर का शासक था, कहीं ना कहीं धन उसके पास ज्यादा था, इसलिए मराठाओं को धन ज्यादा मात्रा में ईश्वर सिंह दिया करता था, न कि माधो सिंह, क्योंकि माधो सिंह के पास आर्थिक संकट था और एक राजा था वो, तो ईश्वर सिंह तो एक राजा था और राजा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो मराठाओं को अधिक से अधिक मात्रा में वो धन देके और सैनिक सहायता प्राप्त कर लेता था। तो फरवरी 1745 में माधो सिंह को ईश्वर सिंह मराठा की सहायता से पूर्णतः पराजित कर देते हैं, लेकिन माधो सिंह जो है वो हार मानने वाले थे नहीं। माधो सिंह वापस मराठा की शरण में जाते हैं और पैसे देके और पैसों का लालच देके वहां से सैनिक सहायता प्राप्त करते हैं। उसके बाद में युद्ध होता है राजमहल का युद्ध। और साथियों ये युद्ध जो है वो 1 मार्च 1747 को होता है। 1 मार्च 1747 को ये युद्ध होता है। कौन सा? राजमहल का, राजमहल। और ये युद्ध जो है वो ईश्वरी सिंह और वर्सेस माधो सिंह के मध्य होता है। माधो सिंह, यहां तक आपको बातें क्लियर है। 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध होता है। इस बार माधो सिंह मल्हारराव होलकर को 2 लाख रुपए देता है सैनिक सहायता के लिए, लेकिन फिर भी इस युद्ध में हार जाता है माधो सिंह और एक बार फिर ईश्वर सिंह इस युद्ध में विजय हो जाता है। उसके बाद में माधो सिंह ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी, आगे जाके बगरू का युद्ध होता है और कहीं ना कहीं माधो सिंह मेवाड़ की सहायता मांगता है। उस समय में मेवाड़ के शासक हुआ करते थे जगत सिंह। अब साथियों आपको पता है कि ये जगत सिंह मेवाड़ से, अमर सिंह सेकंड भी मेवाड़ से। अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी थी, उसका विवाह स्वाई जय सिंह के साथ हुआ और चंद्र कुंवरी से जो प्राप्त पुत्र था वो माधो सिंह हुआ। उसका मतलब है कि ये तो मेवाड़ की एक बेटी होगी ना चंद्र कुंवरी, तो जगत सिंह इसकी हेल्प करेगा ही करेगा। किसकी? माधो सिंह की। ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। और साथियों जगत सिंह आपको पता है कि मेवाड़ का महाराणा था उस समय में, उसके पास भी कोई भी धन की कमी नहीं थी, इसलिए जगत सिंह ने माधो सिंह की ओर से मराठाओं को अधिक से अधिक मात्रा में धन देने का लोभ दिया, लालच दिया। इसलिए दिया कि ये माधो सिंह जीत जाए युद्ध में। बगरू का युद्ध होता है, याद रखना, बगरू का युद्ध। और प्यारे साथियों ये जो बगरू का युद्ध है ये अगस्त 1748 ईस्वी को होता है। इस समय में माधो सिंह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जगत सिंह की सहायता से अधिक मात्रा में धन दे चुके थे मराठाओं को और ये युद्ध होता है बड़ा भयंकर होता है। जब मैं आपको भरतपुर का जाट वंश पढ़ा रहा था उस समय में मैंने बोला था कि बगरू के युद्ध में महाराजा सूरजमल ने साथ दिया था ईश्वरी सिंह का। तो इस समय में बगरू के युद्ध में ईश्वर सिंह का साथ दे रहे थे महाराजा सूरजमल, लेकिन माधो सिंह की तरफ से मराठाओं को धन का लोभ और लालच से ज़्यादा मात्रा में देने के कारण से उसको कहीं ना कहीं सैनिक सहायता अधिक प्राप्त हुई और इस कारण से इस युद्ध में माधो सिंह जीत जाते हैं। माधो सिंह इस युद्ध में जीतते हैं। बगरू के युद्ध में माधो सिंह जीत जाते हैं और ईश्वर सिंह की हार हो जाती है। और साथियों जैसे ही माधो सिंह जीतते हैं ईश्वर सिंह की तरफ से 4 परगने दिए जाते हैं। ऐसा मान लो कि जयपुर का विभाजन हो चुका था, यहाँ पे जयपुर पूर्णतः तोड़ दिया जाता है। जयपुर के 4 परगने माधो सिंह को देते हैं और माधो सिंह जो है वो इस समय में अब राजा बन जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बगरू के युद्ध में माधो सिंह ने मराठाओं को अधिक से अधिक मात्रा में धन का लोभ दिया था, उसी समय ईश्वर सिंह ने भी मराठाओं को अधिक से अधिक मात्रा में लोभ दिया था। लेकिन हाल फिलहाल अब राजा कौन है अमेरिका? माधो सिंह। तो आर्थिक संकट जो है वो ईश्वर सिंह के पास आएगा ही आएगा। तो युद्ध के पश्चात जैसे ही मराठा ईश्वर सिंह के पास गए और बोला कि अधिक से अधिक मात्रा में जो आपने धन का वादा किया था वो दो मुझे। अब ईश्वर सिंह राजा रहा नहीं, धन दे कहाँ से? तब पेशवा ने बोला कि ठीक है मैं तुझे 2-4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, वापस आऊँगा, उस समय में मेरा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कि तू इस युद्ध में जीता या हारा, मुझे इतना ही मतलब है कि मैंने तुझे सैनिक सहायता दी थी और उस सैनिक सहायता के बदले तुमने मुझे पैसे देने के वादे किए थे और ये वादा अब पूरा हो जाना चाहिए। मैं 1-2 दिन के बाद में आऊँगा। ईश्वर सिंह तो भाई साहब रात में सोया ही नहीं। ईश्वर सिंह के 24 घंटे दिमाग में ये चीज़ें चलती रही कि ये पैसे मैं चुकाऊंगा कहाँ से, अब मैं राजा रहा ही नहीं। उधर जैसे ही मराठा पेशवा का कॉल पूरा हुआ और वो रवाना हुए और पेशवा ईश्वर सिंह के पास जाने वाले थे और ईश्वर सिंह को पता चला कि अभी पेशवा आएगा और मुझसे धन मांगेगा तो मैं धन दूंगा कहाँ से। ईश्वर सिंह बड़ा भयभीत हो गया कि आज मेरी जान पेशवा नहीं बख्शेगा, आज तो मुझे मारेगा ही मारेगा, ये धन मैं कहाँ से दूंगा। तब ईश्वर सिंह ने अपने सेनापति को बुलाया, उसको बोला कि ये ले 2 लाख रुपए ले जा और ये जो पेशवा आ रहा ना सामने से उसको वहीं रोक के 2 लाख रुपए दे के वापस रवाना कर दे और बोल दे कि हमारे महाराज के पास पैसे है नहीं, जब होगा तो पैसे दे देंगे। लेकिन पेशवा मानने वाला नहीं था, वहाँ से 2 लाख रुपए लिए और वापस वो ईश्वर सिंह की ओर बढ़ने लगे। सेनापति वापस आता है ईश्वर सिंह के पास और बोलता है कि महाराज 2 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, पैसे आपको पूरे चुकाने पड़ेंगे, पेशवा आ रहा है आपके पास। तब घबराकर ईश्वर सिंह ने 13 दिसंबर 1750 को आत्महत्या कर ली। ये डेट याद रखना सर, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 13 दिसंबर 1750 ईश्वर सिंह जो है
उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अब दूसरी ओर माधव सिंह शासक बन जाते हैं, होलकर की सहायता से वो शासक बनते हैं, मराठा सरदार होलकर की सहायता से। और जैसे ही वो बनते हैं शासक, उस समय में मराठा की ओर से मांगे बढ़ने लगी कि हमें भाई साहब अब धन ज़्यादा मात्रा में दो, कल तो तुम राजा नहीं थे, आज लेकिन तुम राजा हो, इसलिए उनकी मांगे जो है धन की वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। इस बात को लेकर माधव सिंह परेशान हो गया था। माधव सिंह ने सोचा कि नहीं, सबक तो मैं सिखाऊंगा इन मराठाओं को, मैं दूंगा इनको धन। एक अच्छा खासा मौका देख के माधव सिंह ने मराठाओं को सबक सिखाया। मेरे साथियों, वो अच्छा खासा मौका कौन सा था, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। मराठा सरदार होलकर की 4000 सेना जयपुर को देखने आई थी, शानदार सुंदर महलों को देखने आई थी। उनकी सेना कोई बाजार में शॉपिंग कर रही थी, कोई दुकानों को देख रही थी, कोई मंदिर में प्रवेश कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जयपुर की सुंदरता को देख रहे थे। माधव सिंह ने सोचा कि आज मैं उनको सबक सिखाऊंगा, आज दूंगा मैं इनको धन। जयपुर के चारों ओर के गेट बंद किए और 4000 सैनिकों का कत्लेआम कर दिया माधव सिंह ने। 4000 मराठा सैनिकों का कत्लेआम कर दिया माधव सिंह ने। और प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ समय के लिए माधव सिंह को ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन साथियों याद रखना, ये जो कत्लेआम किया था ये 10 जनवरी 1751 को किया था। माधव सिंह को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मैंने मेरा बदला निकाल लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मराठा लोग हैं वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो गए थे। अब ना केवल वो आमेर पे आक्रमण कर रहे थे, बल्कि वो पूरी राजस्थान की विभिन्न शाखाओं पे आक्रमण करने उन्होंने शुरू कर दिए थे। माधव सिंह ने ऐसा काम करके संपूर्ण राजस्थान को संघर्ष में डाल दिया। मराठाओं के साथ हमेशा संघर्ष चलते रहे, आगे ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ता गया माधव सिंह की इस हरकत के कारण से। माधव सिंह को उस समय में कत्लेआम का आदेश नहीं देना चाहिए था। अब राजस्थान पर मराठाओं का और भी ज़्यादा संकट बढ़ गया सर। तो प्यारे साथियों, ये था जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। और उसके बाद में एक घटना मैं आपको और बताना चाहूँगा, तुंगा का युद्ध। ये तुंगा का जो युद्ध है ये 28 जुलाई 1787 को होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ। हाँ तो साथियों देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुंगा का युद्ध होता है ये 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। और इसके होने का कारण क्या था? मराठाओं द्वारा चौथ वसूली के कारण। और ये जो चौथ वसूली है ये एक टैक्स के रूप में वो उस समय में मराठा सरदार जो है वो लिया करते थे। ये जो तुंगा का युद्ध है साथियों, ये राजपूत गठबंधन और वर्सेस महादजी सिंधिया के मध्य होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजपूत गठबंधन, राजपूत गठबंधन, राजपूत गठबंधन वर्सेस महादजी सिंधिया। राजपूत गठबंधन में आमेर के प्रताप सिंह और विजय सिंह ये मारवाड़ से थे, मारवाड़। और करौली के शासक भी थे, करौली का शासक। तो ये राजपूत गठबंधन था। आमेर के स्वाई प्रताप सिंह ने ऐसा सोचा कि हम मराठाओं को चौथ नहीं देंगे और इसके लिए हमें चाहे युद्ध लड़ना पड़े, तो आगे चल के ये युद्ध होता है तुंगा का युद्ध। और इस युद्ध में प्रताप सिंह ने एक गठबंधन बनाया था, उसमें मारवाड़ का विजय सिंह और स्वयं प्रताप सिंह और करौली के शासक, यहाँ तक शिवपुर के भी शासक शामिल थे। और साथियों ये जो युद्ध हो रहा था ये सामने महादजी सिंधिया थे। इस महादजी सिंधिया का एक फौजदार भी इस गठबंधन में शामिल था, यह भी आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। जब 28 जुलाई 1787 को ये युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है ये तुंगा का युद्ध। इस युद्ध में राजपूत भारी पड़ जाते हैं सिंधिया पर, लेकिन ना तो राजपूत जीत पाते हैं ना महादजी सिंधिया जीत पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत है महादजी सिंधिया पे भारी पड़ जाते हैं, इसलिए ये युद्ध है वो अनिर्णायक रहा। लेकिन महादजी सिंधिया है वो मानने वाला अभी है नहीं। उसने बोला कि मैं मराठा हूँ, हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं राजपूत गठबंधन को तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो वैसा ही किया। उसके बाद में एक युद्ध और होता है, पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध। और याद रखना ये तुंगा का युद्ध के बाद में ये पाटन का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है 20 जून 1790 ईस्वी को। ओके, ये 28 जुलाई 1787 को। इस युद्ध में राजपूत गठबंधन को तोड़ दिया जाता है, राजपूतों की हार हो जाती है। लेकिन राजपूत भाई साहब यहाँ पर ये भी नहीं मानने वाले थे। ये बोल रहे थे कि हम किसी भी तरह से महादजी सिंधिया से जीतेंगे ही जीतेंगे, हम चौथ नहीं देंगे उनको। तो उसके बाद में एक युद्ध और होता है, पाटन के युद्ध के बाद में एक युद्ध और होता है, उसे बोलते हैं हम मालपुरा का युद्ध, मालपुरा का युद्ध। और ये युद्ध होता है 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बोल दिया सुबह 9:15 AM पर हमारा ये वीडियो मिलता है आपको। और इसी वीडियो के बाद में
9:30 पे आपको PDF मिल जाती है, PDF है। और ये PDF है, ये सर्च बोर्ड एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। यानी टेलीग्राम चैनल का ये नाम सर्च बोर्ड एकेडमी के नाम से है, जो हमारी यूट्यूब का नाम है ना, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पे आपको एक प्यारी सी PDF मिल जाएगी इस कक्षा की 9:30 बजे, और 9:15 बजे आपको ये वीडियो हर रोज़ मिलता ही है। तो साथियों याद रखना, मालपुरा का जो युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को हुआ था। और साथियों प्रताप सिंह और विजय सिंह ने महादजी सिंधिया के विरोध में लड़ने के लिए सारी ताकत झोंक दी, लेकिन इस युद्ध को भी वो हार जाते हैं। यानी ये युद्ध तो तुंगा का युद्ध निर्णायक रहा, पाटन के युद्ध में हार हो जाती है राजपूतों की, और मालपुरा के युद्ध में भी हार हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अब आगे इन लोगों की लड़ने की क्षमता रही नहीं, तो अंत में परेशान होकर प्रताप सिंह ने क्या किया, आमेर के स्वाई प्रताप सिंह ने क्या किया कि महादजी सिंधिया से संधि करनी पड़ी। तो संधि करने के बाद में उसका पीछा छूटता है। साथियों याद रख लेना, तुंगा का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, पाटन का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, मालपुरा का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, और स्पेशली इनकी डेट भी पूछी जा सकती है। आपको डेट भी याद होनी चाहिए, 18 जुलाई, 20 जून और 16 अप्रैल 1787, 1790, 1800 किन किन के मध्य हुआ, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं राजस्थान जीके की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कक्षा के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए आप, और इसी तरह उत्साह के साथ ये क्लास देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते रहिए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।